हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर और हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेके, जो कि है लॉरेंस कोल्बर्ग जी का। ठीक है, ये हमारी सीडीपी की क्लास 4th है। बाकी मैंने 3 क्लास अपलोड कर रखी हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं लॉरेंस कोल्बर्ग के बारे में। ठीक है ना, इन्होंने मतलब क्या नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली थी, कैसे तर्क के बारे में चीज़ें बोली थी इन्होंने। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये लॉरेंस कोल्बर्ग जी जो थे, ये थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1969 में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। किसका? नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। कब किया था? 1969 में। ठीक है ना, 1969 में। तो क्या है इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति शैशव अवस्था से लेकर वयस्कता तक नैतिक तर्क के 6 अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने व्यक्तियों के बारे में क्या बोला है कि व्यक्ति इस शैशवावस्था से लेकर वयस्कता तक नैतिक तर्क के 6 अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा देखते हैं। यह एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो क्या है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये। लॉरेंस कोल्बर्ग कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके जो सिद्धांत हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक अवस्था का सिद्धांत, इन दोनों को मतलब और करके कर लेना आप लोग, ये एक ही हैं करके। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इनके नैतिकता का सिद्धांत के बारे में, कुछ बात करते हैं। तो क्या है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोल्बर्ग करके। कोल्बर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये दोनों बात मतलब एक ही है। ठीक है ना, नैतिकता का सिद्धांत को हम नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि नैतिकता होती क्या है, यानी कि मोरलिटी क्या होती है ना। तो चलिए मोरलिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है, ये वह गुण होता है, यानी कि वह प्रॉपर्टीज़ है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है ना, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है। ठीक है ना, यानी कि नैतिकता क्या है, मोरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके द्वारा हम सही गलत की पहचान करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्या है, समावेशी सामाजिक परिवेश, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही मतलब बच्चा सही गलत की पहचान करता है। सोशल एनवायरनमेंट कौन कौन सा आ गया, यानी कि परिवार आ गया, स्कूल आ गया, ठीक है ना, आस पास पड़ोस आ गया। तो इनके अकॉर्डिंग ही मतलब बच्चा सही और गलत की पहचान करता है। ठीक है ना, नैतिकता ये जन्मजात नहीं होती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, नैतिकता जो है जन्मजात नहीं होती है, ये मतलब जन्म के बाद ही स्टार्ट होता है और बच्चा सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब सही गलत की पहचान करता है। ठीक, सही गलत की या नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नैतिक दुविधा की, यानी कि मॉरल डिलेमा करके। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सीटेट के लिए अगर ऐसे टर्म्स आएँ तो इनको ना हो सके तो बस इंग्लिश में ही आप ध्यान रखना, किसमें? इंग्लिश में ही याद करना जितना हो सके। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें रह जाती है कि आसानी से हम पकड़ नहीं पाते इंग्लिश में, तो हिंदी में। तो इंग्लिश में याद करोगे तो आसानी से पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक, तो अब बात करते हैं मोरल डिलेमा होता क्या है, यानी कि नैतिक दुविधा क्या होती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? मोरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है ना, क्या है, सही और गलत के बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो हम इसको ही कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक, जैसे एक हिंज की कहानी है छोटी सी, जो लॉरेंस कोल्बर्ग है ना, उन्होंने मतलब बच्चों को हिंज की कहानी करके सुनाई थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस कहानी में क्या था, जैसे हिंज था, ठीक, इसके जो वाइफ थी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की, मतलब वो तबीयत ख़राब थी उसकी, बीमार थी। ठीक, तो ये कई मतलब जगह से ठीक नहीं हो रही थी करके, है ना। तो इसको ना इंग्लिश में ही याद करना आप लोग। ठीक, तो चलिए आप जानते हैं नैतिक दुविधा होते क्या है, यानी मोरल डिलेमा क्या होता है। इसमें क्या है, सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोरल डिलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा। ठीक है ना, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही गलत की, कि सही क्या गलत क्या है करके, तो इस दुविधा को ही हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, एक हिंज की स्टोरी है, जैसे मतलब कोल्बर्ग ने एक हिंज की स्टोरी के अकॉर्डिंग मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि जैसे हिंज था, उसकी वाइफ मतलब बहुत बीमार थी। ठीक, काफ़ी दिन से वो ठीक नहीं हो पा रही थी।
तो उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए बस सिर्फ एक डॉक्टर के पास दवाई थी और वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था काफ़ी सालों से। सिर्फ खाली वही डॉक्टर था जिसके पास वो मेडिसिन थी जिस दवाई से हिंज की वाइफ ठीक हो सकती थी। ठीक, तो उसने उस डॉक्टर से बात की तो बोला यार मेरा तो एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा जो भी है, तो बट हिंज को अपनी वाइफ को ठीक करना था। तो उसने सोचा कि डॉक्टर ने सोचा कि इतने साल की मेरी मेहनत है, अगर आप लेके जाओगे तो मतलब मेरा क्या हो करके इस टाइप से। तो हिंज ने सोचा अब क्या किया जाए कि मुझे अपनी वाइफ ठीक करनी है, उसके लिए ये दवाई बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो ये तो मुझे लेनी पड़ेगी। तो वह कंफ्यूज था कि अगर मैं चुराता हूँ तो फिर मेरी वाइफ तो ठीक हो जाएगी बट पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन उसने किसी की परवाह ना करते हुए उस दवाई को चुरा लिया और मतलब अपनी वाइफ को दे दिया, उसकी वाइफ ठीक हो गई। उसके बाद मतलब पुलिस को पकड़ के ले गई। ठीक, हिंज अगर मतलब चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये था क्या बालकों का सोचना, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसमें थोड़ा पेश मतलब थोड़ी नज़दीक की लाइन हो गई है कि नैतिक तर्क करना। फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरल रीजनिंग करके। ठीक, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना कहते हैं। क्या है, सही गलत के बारे में डिसीजन यानी कि निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक, यानी कि मोरल रीजनिंग कहते हैं। और मतलब सही और गलत में से किसी एक को चुनना हो, जैसे हिंद ने चोरी को चुना था, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब सही गलत का जो भी निर्णय है उसमें बस एक को चुनना होता है। जैसे हिंद ने क्या करा था, हिंद ने खाली उस दवाई की चोरी की थी, ठीक है ना, हिंद ने तो चोरी को चुना था, इस टाइप से। अब देखते हैं इनके सिद्धांत की आलोचना भी की थी, ठीक है ना। तो इनके सिद्धांत की जो आलोचना की थी वह किसने की थी, ये देखें। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन, ठीक है ना, इसके सिद्धांत की जो आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने की थी। इन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी, ठीक है ना। इन्होंने जो आलोचना की थी कोहलबर्ग के जो एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, ठीक है ना। तो चलिए इनके तर्क क्या थे कि इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार यानी कि न्याय जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल यानी कि केयर है। इस टाइप से इन्होंने ये तर्क दिया था। ठीक, क्या है, मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है, इन्होंने। तो इस टाइप की बात इन्होंने कही थी। अब बात करते हैं इस मतलब कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में 3 लेवल थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वो लेवल है, मतलब ये 3 लेवल थे और वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क इस पर कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये समझ लेना कि 2 नंबर आपके इस क्लास से कंफर्म है, मतलब 100% श्योर हूँ कि हाँ 2 नंबर आने हैं। इसमें वही पॉइंट है जो हर बार मतलब कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं सीटेट में, वही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सारे स्टेज लेवल जो भी हैं। ठीक, तो सबसे पहली स्टेज क्या है हमारी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक, तो इसकी जो टाइमिंग होती है 4 से 10 साल के बीच में होती है, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज की जो मतलब एज गैप रहता है वह होता है 4 से 10 साल के बीच में। इस अवस्था में नैतिकता यानी कि इस अवस्था में जो मॉरलिटी है ना, सही गलत की पहचान करना, तो यह शून्य होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में नैतिकता 0 होती है, यानी कि बच्चों को सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में मतलब जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, इसमें बच्चों को सही गलत की पहचान बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, कई प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछता है कई बार से कि नैतिकता की अनुपस्थिति किस अवस्था में होती है, तो इसको याद रखना कि प्री कन्वेंशनल में होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक, तो इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में जो मतलब मोरल रीजनिंग वगैरह होती है तो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार यानी कि इनके अकॉर्डिंग होती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी प्री कन्वेंशनल स्टेज है ना, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, पहला पार्ट क्या है देखें, भाग 1 इसका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है ना। इसमें क्या है, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे को सही गलत के बारे में बताते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ जैसे इनके घर पे गेस्ट आए हैं, ठीक, अगर इन्होंने नमस्ते नहीं की तो बच्चे को लगता है अगर हमने अपने मेहमानों से नमस्ते नहीं की, जो भी है नमस्ते नहीं की या फिर पैर नहीं छुए तो मतलब हमें सजा मिलेगी, उस टाइप से। तो वो नैतिक का थोड़ा समझते हैं बच्चे, क्या है इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है,
ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है कि अगर वह मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो उनको उनके पेरेंट्स पनिशमेंट देंगे इस टाइप से। तो इसमें यही बात कही गई है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे पुलिस ले जाएगी और उसे सज़ा मिलेगी, इस टाइप से मतलब बच्चे का सोचना था। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। ठीक है, क्या है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। तो इसमें क्या है, इस अवस्था को जैसे कि तैसा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होता है, जैसे कि तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई दूसरों के साथ करता है वैसा ही खुद भी करेगा, इस टाइप से। सिंपल सा फंडा है कि जैसे का तैसा अपना नॉर्मल लैंग्वेज में सुनते हैं ना कि जैसे को तैसा करके, तो जो बंदा जैसा व्यवहार करेगा दूसरे के साथ में वह बंदा भी उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना, तो इसको मतलब इसमें मेंशन किया है कि जैसे को तैसा भी इस अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई दूसरों के साथ करता है वैसा ही खुद भी करेगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें, आप समझें थोड़ा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी, ठीक, तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। इसका मतलब वही है जैसे को तैसा करके। ठीक, अब बात करते हैं इसकी सेकंड लेवल की, यानी कि सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी जो टाइमिंग होती है, समय अवधि होती है 10 साल से, इसकी जो टाइमिंग होती है देखें क्या है, 10 साल से 13 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है ना, अब देखते हैं इस अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। ठीक है ना, जैसे बच्चा जो भी सोचता है कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और उसी के आधार पर सही गलत की पहचान करने लगता है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको भी हमने 2 पार्ट में मतलब डिवाइड किया है इन्होंने। तो वह 2 पार्ट कौन कौन से देखें। नंबर 1 है अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने की उन्मुक्तता। ठीक, तो दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ठीक, इसमें क्या है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की कब बनेंगे, जब मतलब दूसरों के साथ भला करके अनुमोदित अर्जित करते हैं, इस टाइप से। जैसे इस एज में एक भावना आती है कि हाँ दूसरों के साथ हम अच्छा करें तो हमारी मतलब जो भी इमेज उसके सामने अच्छी होगी और कुछ तो मतलब जो भी है कि इस टाइप से ही। ठीक, इसी के माध्यम से मतलब सोसाइटी उनको कहती है कि हाँ अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, उसका बिहेवियर ठीक है तो वह अच्छा है, उसका बिहेवियर ठीक है तो वह अच्छी है करके, इस टाइप से। तो इसीलिए मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुक्तता इसी टाइप को दर्शाती है। ठीक है ना, इसमें क्या है, गोल्डन रूल का विचार भी इस अवस्था में ही आता है। जो गोल्डन रूल है ना, इसका विचार भी इस अवस्था में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रहा इसका सेकंड पार्ट, यानी कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्तता। ठीक, क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें जो बच्चा होता है ना, ये सोसाइटी मतलब सोसाइटी में अरेंजमेंट वगैरह होती है, सोसाइटी यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें मतलब एक क्रिएटिविटी आती है कि हाँ इस टाइप से सोसाइटी कोई भी चीज़ खराब ना की जाए, मतलब उस टाइप से। ठीक, तो यह व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है इसमें। ठीक, जैसे एक बच्चे के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक, तो आपने रोड पे देखी होगी कि रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए उसने वह ऐसा नहीं करा। कैसा कि उसने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा नहीं, उस टाइप से। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेज इसकी, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी जो टाइमिंग है 13 साल से अप, यानी कि प्लस। ठीक है, 13 साल से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें डिसीजन मतलब खुद से लिए जाते हैं। इसमें कोई सोसाइटी की बात नहीं मानते हैं, जो भी है कि अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मतलब बच्चा मैनेज मतलब सोचता है कि हाँ मतलब जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ वो ठीक है करके, इस टाइप से। तो इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो इस अवस्था को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी देखें। पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। ठीक है ना, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। इसमें क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम जो है लोगों के भले के लिए है। ठीक, अगर किसी नियम से कोई दिक्कत कोई नुकसान की परेशानी होती है तो ऐसे नियम को मतलब तोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, इसमें जो मतलब वयस्क हैं यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए तो है, अगर इन्हीं नियम से कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, ठीक है ना, किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे नियम को हमें तोड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो यही मतलब दर्शाता है।
तो क्या था कि यदि रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसको तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था कि एक बच्चे के पापा का एक्सीडेंट जो हो गया था, ठीक है ना, रेड लाइट पास करते हुए, तो इसलिए ऐसा नहीं करेगा करके। तो मतलब अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उस रेड लाइट को हमें तोड़ना चाहिए, इस टाइप से, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता, ठीक है ना। क्या है सार्वभौमिक नैतिक विकास, क्या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता, ठीक है ना। क्या है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के बारे में या फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं, ये मतलब खुद की मानकों के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। इसमें मतलब बच्चा जो भी है वयस्क हैं दूसरे के फायदे के लिए फायदे के बारे में अपनी जान तक खेल सकता है, जान पर तक, ठीक है ना। अपनी जान पर आसानी से मतलब अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये रही थोड़ी डिटेल किसके कोलबर्ग जी के बारे में, जो कि इसी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, ठीक। यहाँ से 2 नंबर आपके कन्फर्म है, 2 या 1 नंबर बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ये 2 नंबर यहाँ से आने ही आने हैं। इनके स्टेज से पूछ लेता है, कभी कहीं से, इस टाइप से, ठीक है ना। तो जितनी टर्म्स इंग्लिश की हैं वो आप अच्छे से याद करना, ठीक। हिंदी में भी करना, बाकी इंग्लिश का भी छोड़ कर मत जाना, इस टाइप से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहें अजय एकेडमी के साथ बिंदास तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, बाय।